हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे रिसेप्टर्स दैट रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आपके सिलेबस में है कि रिसेप्टर्स दैट रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो इसके अंदर बेसिकली पढ़ते क्या है? देखिए बच्चों, हमने रिसेप्टर्स को दो कैटेगरी में बांट रखा था। आपका जो वो रिसेप्टर जो आपके सेल सरफेस पे प्रेजेंट थे और वो रिसेप्टर जो सेल सरफेस पे प्रेजेंट नहीं थे। तो एक्चुअल में जो सेल सरफेस पे प्रेजेंट थे उन तीन रिसेप्टर को हमने ऑलरेडी कवर करके रखा है। अब बात आती है कि जो सेल सरफेस पे नहीं है, या तो वो साइटोसॉल में है या तो न्यूक्लियस में है। तो डिपेंडिंग ऑन कि साइटोसॉल में है या न्यूक्लियस में है, वो दोनों के दोनों रिसेप्टर, चाहे तो साइटोसॉल में हो या न्यूक्लियस में हो, उनका जो अल्टीमेटली एक्शन आता है वो ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म को, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को मॉड्यूलेट करके वो अपना एक्शन देते हैं। और यही वजह होती है कि चाहे वो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर हो, चाहे वो तो न्यूक्लियस रिसेप्टर हो, दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। बहरहाल उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, आपका रिसेप्टर दैट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में दो रिसेप्टर आते हैं जो कि सेल सरफेस के अंदर प्रेजेंट, मीन सेल सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले या तो वो प्रेजेंट है कहां? साइटोप्लाज्म में। तो बच्चों, अगर वो कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। या तो वो प्रेजेंट है कहां? न्यूक्लियस में। तो वो ड्रग्स या वो हार्मोन जो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर पे बाइंड होती है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या वो ड्रग्स या हार्मोन जो बेसिकली न्यूक्लियस रिसेप्टर पे बाइंड होती है। चूंकि दोनों का अल्टीमेटली क्या है कि चाहे इस पे बाइंड हो चाहे इस पे, दोनों क्या करेंगे? किस प्रोसेस को मॉड्यूलेट करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन को। यही वजह होती है दोनों को हम इस टॉपिक के अंदर ही पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से बाइंड होने वाली जो ड्रग्स हैं ये आपको लर्न करना होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड विटामिन डी। तो आपका साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से बाउंड होने वाले हार्मोन्स या ड्रग कौन सी हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड विटामिन डी। जबकि न्यूक्लियस से आपका T3, T4, रेटिनोइक एसिड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये आपको लर्न करके बेसिकली कोट करना है, या किसी को जो जब कभी आपसे पूछा है तो आपको जरूर बताना है कि न्यूक्लियर रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक ड्रग कौन सी है और साइटोप्लाज्मिक के लिए कौन सी है। देखिए, यहां पे समझने वाली बात है कि अगर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर भी है तो अल्टीमेटली जब एक बार उस रिसेप्टर पे ड्रग बाइंड करेगी, चाहे आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसा कि हमने इस पूरे डायग्राम में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एक्शन को दिखाया है तो वो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, लेकिन वो जब एक बार ग्लूकोकॉर्टिकॉइड उससे बाइंड होगा तो वो मूव करेगा किधर की तरफ? न्यूक्लियस की तरफ। तो अल्टीमेटली आपका जो चेंज होना है वो कौन सा प्रोसेस होना है? ट्रांसक्रिप्शन, और जिसके थ्रू आपका सेलुलर फंक्शन चेंज होना है। तो देखिए बच्चों, ये आपका पूरा एक सेल है रेड लाइन से, और ये सेल है। सेल के अंदर बेसिकली यहां पे हमने डिनोट किया, ये आपका क्या है? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में ये आपका जो ब्लैक कलर से दिखा रखा, दिस इज योर न्यूक्लियस, राइट। अब चूंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कैसा रिसेप्टर है? साइटोप्लाज्मिक। तो हमने ये दिखाया कि ये देखिए, ये जो पूरा रिसेप्टर है, ये और ये, दिस इज साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। अब इसके तीन कलर्स दिख रहे हैं, तो तीन यूनिट्स हैं इसमें। बेसिकली इसके स्ट्रक्चर में तीन चीजें हैं। एक तो इसका कार्बोक्सी टर्मिनस है और दूसरा इसका NH2 टर्मिनस है। तो जो बच्चों कार्बोक्सी टर्मिनस है, नियर द कार्बोक्सी टर्मिनस, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, दैट इज बेसिकली अ स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन। ये रिसेप्टर मतलब ओवरऑल ये पूरा रिसेप्टर है। इसकी इस सब यूनिट को जो ग्रीन कलर से है, इसको हम बोलते हैं स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन, जो कि किस तरफ है? कार्बोक्सी टर्मिनस की तरफ है। बच्चों, स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन और ये जो रेड कलर से है, इसको बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन। यहां से देखिए, ये आपकी स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन आपने समझ गए। स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन क्या होती है? जहां पे आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड कोई भी स्टेरॉइड आके बाइंड होगा। दूसरा, ये जो रेड कलर से है, इसको बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन। इसके बस आपको स्ट्रक्चर को बेसिकली समझना है, तब आप आसानी से समझ लें। जो इसका रेड कलर का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन। तो यहां पे लिखा है डीएनए बाइंडिंग डोमेन। देखिए बच्चों, स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन एंड डीएनए बाइंडिंग डोमेन, स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन एंड डीएनए बाइंडिंग डोमेन, इसके बीच में जो ये स्ट्रक्चर है, ये ब्लैक कलर का, दिस इज द हिंज रीजन। हिंज रीजन मींस इन दोनों को बीच में अटैच करने वाले रीजन को हम बोलते हैं हिंज रीजन। द हिंज रीजन ज्वाइंट स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन एज वेल एज द डीएनए बाइंडिंग डोमेन।
इतना क्लियर हो गया। तो आपको और क्या क्लियर हो गया कि व्हाट इज हिंज रीजन, ये क्लियर है। इन द डीएनए बाइंडिंग डोमेन देयर आर टू fingers like projection, two fingers like projection, and these projections are called zinc fingers motifs. इनको क्या बोलते हैं बच्चों? जिंक फिंगर्स मोटिफ। और एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन में, मतलब एक रिसेप्टर है उसका जो एक ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन है उसमें कितने जिंक फिंगर मोटिफ होते हैं? दो जिंक फिंगर मोटिफ। और जिंक फिंगर मोटिफ क्या होता है खुद में? ये खुद में एक अमाइनो एसिड का ग्रुप है जिसके बीच में, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये पूरी अमाइनो एसिड हो गई और बीच में क्या होगा? कौन सा आयन? जिंक आयन, जो कि चिलेटेड फॉर्म में होगा। तो आपका बेसिकली ये जिंक फिंगर मोटिफ प्रेजेंट ऑन द डीएनए बाइंडिंग डोमेन विच इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड विथ चिलेटेड जिंक आयन। तो ये आपके क्लियर हो गई। अब देखिए डीएनए बाइंडिंग डोमेन का जो सेंस है वो इस बात से है कि जब कभी इसका, अभी तो देखिए पूरा इनएक्टिव स्टेट का भी मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि क्यों इनएक्टिव है ये भी बताऊंगा। बहरहाल ये जो जिंक फिंगर मोटिफ है इसी से बेसिकली वो डीएनए पे जाके बाइंड होगा, तो वो एक अलग बात है। डीएनए बाइंडिंग डोमेन हो गया। और तो बेसिकली, और ये इसका कौन सा टर्मिनस है? NH2 टर्मिनस। अब देखिए होगा क्या नॉर्मल के कंडीशन में, जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर ये इनएक्टिव स्टेट में पड़ा है, जब इस पे कोई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बाइंड नहीं है, उस स्टेट में आप देख रहे होंगे यहां पे HSP90, ये जो प्रोटीन है इसको बोलते हैं हीट शॉक प्रोटीन 90। सो दिस HSP90 when associated with the glucocorticoid receptor, the glucocorticoid receptor is in inactive form, that we believe. When it combines, when in the combined state, this receptor will be in inactive state. So now HSP90 is combined, this is steroidal binding domain, this is hinge region, this is DNA binding domain, this is amine terminus NH2. Now as the glucocorticoid will come across the membrane and reaches into the cytoplasm, now from the cytoplasm it binds to their specific receptor at the steroidal binding domain which is present near the carboxy terminus. Itna clear hai? Now this glucocorticoid once binds, this HSP90 will dissociate. This HSP90 will dissociate. अब HSP90 dissociate हो जाएगी, और जब ये डिसोसिएट होगी बच्चों, देन दिस ये एक्चुअली एक्ट करती है इसको इनएक्टिव बनाए रखने में। तो जैसे ही HSP90 हटेगी, कब हटी? जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अपने स्टेरॉइडल बाइंडिंग डोमेन से बाइंड हुआ। तो जब HSP90 हटेगी तो इसका जो कन्फर्मेशनल चेंज होगा इस रिसेप्टर का, and as the glucocortical will bind and the HSP90 will dissociate, there will be change in the conformation of this steroidal binding domain which makes this receptor active. अब जब ये एक्टिव होगा तो along with glucocorticoid, HSP हट चुका, अब glucocorticoid के साथ ये पूरा रिसेप्टर मूव करेगा किधर? इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये पूरा ब्लैक कलर से न्यूक्लियस है। तो बच्चों ये देखो न्यूक्लियस की तरफ जब मूव किया तो दो चीजें हुई। जब ये हटा तो इस रिसेप्टर का, ओवरऑल इस रिसेप्टर का डाइमराइजेशन होगा, मतलब दो रिसेप्टर कंबाइंड हुए। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर है और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर है। पहले देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बेंड है, अब ये स्ट्रेट हो गया, ये इसका एक्टिव फॉर्म को डिनोट कर रहा है। बीच में क्या बाइंड है? यहाँ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और इसकी जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, ट्रांसलोकेशन हो गया। अब जो डीएनए बाइंडिंग जिंक फिंगर मोटिफ है, जिंक फिंगर मोटिफ से बेसिकली ये अटैच हुआ डीएनए में। ये आपका डीएनए पे स्पेसिफिक सीक्वेंस होंगे, जैसे यहां पे सपोज करिए, तो ये इनको बोलते हैं GRE, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट, कैपिटल में बोलते हैं GRE। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट मींस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूस्ड जो रिस्पॉन्स होने वाले हैं वो इसी सेगमेंट में डीएनए के होते हैं, जहां से जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ तो जिंक फिंगर मोटिफ डीएनए बाइंडिंग डोमेन में जो है उसके थ्रू बेसिकली वो GRE ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट पे जाके बाइंड होंगे। डाइमराइज हो गया, दो जगह इस तरीके से बाइंड होंगे। अब जब ये बाइंड होंगे तो डीएनए में कुछ फंक्शनल चेंजेस होंगे एंड दैट विल लीड्स टू द ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। एंड ट्रांसक्रिप्शन से ये क्या बन गया आपका? mRNA। और mRNA से बनेगी प्रोटीन,
और प्रोटीन से ओवरऑल जिस सेल में ये चीजें होंगी उस सेल का होगा मॉडिफिकेशन ऑफ सेलुलर फंक्शन। तो अल्टीमेटली आपने ये देखा कि रिसेप्टर तो हमारा साइटोप्लाज्मिक था, लेकिन अल्टीमेटली वो किससे बाइंड हुआ? डीएनए से, मींस न्यूक्लियस के लेवल पे उसका एक्शन आया। और एक चीज, इसीलिए हम दोनों को, साइटोप्लाज्मिक को और न्यूक्लियस को, दोनों रिसेप्टर दैट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में पढ़ते हैं। बच्चों, जिस तरीके से हमने आयन चैनल रिसेप्टर में पढ़ा था कि आयन चैनल का रिसेप्टर का जो रिस्पांस था वो फास्टेस्ट रिस्पांस था, मिली सेकेंड में रिस्पांस आता था आयन चैनल का, उसी तरीके से रिसेप्टर दैट रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसका जो रिस्पांस आता है बेसिकली वो स्लोवेस्ट रिस्पांस होता है। तो आप ये भी एग्जामिनेशन में कोट कर सकते हैं कि इसके थ्रू जो बेसिकली रिस्पांस आएंगे वो आपके कैसे होंगे? स्लोवेस्ट होंगे। तो ये तो बेसिकली हिंज रीजन को दिखा रखा, स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन और डीएनए बाइंडिंग डोमेन के बीच में जो है हिंज रीजन। तो आपका ऑलमोस्ट आई थिंक यहां से सब कुछ कवर हो गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसेप्टर्स दैट रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। आपको अगर कंटेंट समझ में आता है, मेरी बातें समझ में आती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, देखिए, आपको पढ़ने का तरीका यही है कि आप सबसे पहले एक बार थॉरो नोट्स को पढ़ें। नोट्स में आपको कई चीजें नहीं समझ में आएंगी जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। आप वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद जब आप दोबारा नोट्स पढ़ेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी के साथ सब कुछ समझ में आ जाएगा। इट मींस आपको वीडियो के साथ थोड़ा सपोर्ट नोट्स का लेना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू।